नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात सुपरस्टार राजेश खन्ना और साल 1982 की। 1982 ने राजेश खन्ना को अपनी छवि बदलने के लिए पूरे जोर से एक और कोशिश करते देखा। इस साल ने इस बार उन्होंने एक्शन और मल्टी स्टारर को मिला दिया था और वो दोनों शैलियां जो कुछ हद तक 70 के दशक के मध्य में उनके नीचे फिसलने के लिए जिम्मेदार थीं, और 3 ऐसी फिल्में की जो कुछ साल पहले उनका लक्ष्य नहीं थी। यानी कि ऐसी फिल्में जो अगर 3-4 साल पहले काका से करने के लिए कहा जाता तो शायद वो ना करते, लेकिन शायद कुदरत को मिली अच्छी प्रतिक्रिया ने उनके लिए पर्दे पर औरों के साथ आने के ख्याल को लुभावना बना दिया, या शायद मल्टी स्टारर का मानसिक दबाव साझा होने से उन्हें आकर्षित किया। लेकिन वो इतने प्रेरित हुए कि इस प्रकार की 3 फिल्में लगातार एक के बाद एक कर दी और तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर अलग अलग हद तक कामयाब भी रहीं। उमेश मेहरा के पिता FC मेहरा यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन का हिस्सा रहे, लेकिन एंटरटेनमेंट में जो उन्होंने जो बनाई थी जगह मनोरंजन के क्षेत्र में, और एक फिल्म भी मनोरंजन बनाई थी। शम्मी कपूर की राजेश खन्ना को लेने की नाकाम कोशिश के अलावा FC मेहरा ने राजेश खन्ना के साथ कोई फिल्म करने के बारे में सोचा नहीं था। छोटे मेहरा बंडलबाज में शम्मी कपूर के सहायक थे, जिसके दौरान उन्होंने राजेश खन्ना को करीब से देखा और समझा था, और खुद से वादा किया था कि एक दिन वो इस सितारे को बिल्कुल अलग रूप में पेश करेंगे। और उमेश ने बाद में राजेश खन्ना के आगे साल 1982 में आई फिल्म अशांति का ख्याल रखा, जिन्होंने कहानी सुनने के 10 मिनट के भीतर ही उसे करने के लिए हामी भर दी। उमेश ने राजेश खन्ना को उनके स्टारडम की चकराने वाली ऊंचाइयों पर देखा था, और हालांकि ये नौजवान निर्देशक मंडलबाज बनने के दौरान राजेश खन्ना के दिमागी खेलों का शिकार बनते रहे, फिर भी राजेश खन्ना को ऐसी भूमिका में पेश करने की ख्वाहिश ने, जिससे कि ये मिथक खत्म हो जाए कि वो रोमानी हीरो या जज्बाती किरदार के आगे कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। और उमेश मेहरा बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में याद करते हुए बताते हैं कि बेहद मशहूर शम्मी कपूर के आसपास ही बड़े होने की वजह से वो कभी राजेश खन्ना से घबराए नहीं। उनके साथ फिल्म अशांति में काम करना बहुत आसान था। उमेश याद करते हुए बताते हैं कि और मानते हैं कि 3 नायिकाओं और मुट्ठी भर नौजवानों के साथ काम करने की ऊर्जा ने, जिसमें सिर्फ राजेश खन्ना ही एक बड़ा नाम थे, राजेश खन्ना को खुश रखा। वो जो राजा वाली, जो बादशाहत वाली फीलिंग होती है, वो उनको आती रही। राजेश खन्ना नौजवान निर्देशक या अपने किरदार को लेकर इतने आशंकित नहीं थे जितने फिल्म के लिए अपना बाहरी रूप बदलने को लेकर थे। उमेश मेहरा ने उन्हें फिल्म के लिए दाढ़ी लगाने के लिए राजी कर लिया, और बताते हैं कि राजेश खन्ना को सिर्फ यही एक भारी हिचक थी, मगर जब उन्होंने अपनी छवि देखी तो उसे अपना लिया। उमेश मेहरा को याद है कि किस तरह शूटिंग के हर रोज राजेश खन्ना उसे ताना मारते कि वो किसी और के लिए ऐसा कभी नहीं करते। उमेश मेहरा का कहना है कि काका जी आखिर तक किसी के लिए नहीं झुके, हालांकि वे झूठी तारीफ से बहकावे में जरूर आ जाते थे। राजेश खन्ना को बहकाना बहुत आसान था, थोड़ी सी तारीफ करो, कुछ सच्ची कुछ झूठी, और राजेश खन्ना आपके फेवर में हो जाते थे। राजेश खन्ना को अगर कान का कच्चा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आनंद और नमक हराम को छोड़कर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन सिर्फ एक और बार साथ आते आते रह गए। विजय आनंद की राजपूत, जो कि साल 1982 में आई थी, हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के चंदेक निर्देशकों में से एक, जिनको उनका असली श्रेय कभी नहीं मिला। आनंद, राम बलराम 1980 में आई, में धर्मेंद्र और बच्चन के साथ काम कर चुके थे चेतन आनंद, और एक तरीके से अब विजय आनंद, माफ कीजिएगा, और एक तरीके से दोनों के साथ राजेश खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन अपनी शानदार कृति के लिए जो शूरवीर राजपूतों को दिखाने वाली थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन नमक हराम के 10 साल बाद एक ही सीन में उनको देखना दिलचस्प होता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को कभी एक्शन फिल्मों के साथ नहीं जोड़ा था,
राजेश खन्ना एक राजपूत के किरदार में बहुत सहज दिखे। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के साथ फिल्म के लिए बहुत बड़े कैनवास में हेमा मालिनी, टीना मुनीम और रंजीता कौर भी थीं। अच्छी बनी हुई एक पैसा वसूल फिल्म के सारे तत्वों के साथ भी राजपूत उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। यह ऐसी फिल्म नहीं थी जिसे विजय आनंद के साथ जोड़ा जाता। साल 1963 में तेरे घर के सामने, गाइड, ज्वेल थीफ, तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम को बनाने वाले दीवाने के साथ ऐसी फिल्म को जोड़ा जाना अच्छा नहीं लगता। कहानी का बहकाव हो, बहाव हो या फिल्मों या जो गाने फिल्माए गए, राजपूत का बड़ा कैनवास इतने बड़े सितारों से लगी उम्मीदों से बोझिल था। साथ ही फिल्म में सभी चीजों में बारीकी की कमी थी। हालांकि फिल्म आजादी के आसपास के वक्त के बारे में है और फिर वो भी 80 के दशक की आम फिल्मों जैसी लगती है, बेहद नाटकीयता और जोरदार एक्शन की वजह से। ताज्जुब है कि राजेश खन्ना फिल्म के सबसे उजले पक्ष के रूप में उभर कर आते हैं और बाकियों से अलग उनका किरदार ज्यादा अच्छी तरह उकेरा गया है। राजेश खन्ना का कथित जोश भरा आकर्षण पूरी तरह नजर आता है। एक 40 साल के आदमी के लिए राजेश खन्ना बड़ी सहजता से मेरे संग संग आया तेरी यादों का मिला गीत में बेहद नाजों अदाओं वाले दिखते हैं और विनोद खन्ना और धर्मेंद्र दोनों को पीछे छोड़ देते हैं जो उस वक्त उनसे ज्यादा लोकप्रिय थे। और यही राजेश खन्ना की खासियत थी। रोमांटिक गाने हों, रोमांटिक किरदार हो। जहां राजेश खन्ना अपने को मल्टी स्टारर फिल्मों के अनुरूप बना रहे थे, वहीं अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ अपने लिए जगह बनाई बल्कि उस पर टिके भी। शायद उनकी 2 नायकों वाली आखिरी फिल्म से एक पहले वाली में, शक्ति 1982 में आई थी और उन्हें दिलीप कुमार के रूबरू लाकर खड़ा कर दिया। और लेखक के पूरे सहयोग वाला किरदार न होने पर भी जो उन्हें सलीम जावेद की पटकथा में आसानी से मिल जाता था, उन्होंने अपने सुपरस्टार के लेबल को सही सिद्ध किया। दूसरी तरफ राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की इस कोशिश से खास प्रभावित नहीं हुए। सुनने में आता है कि उन्होंने मजाक करते हुए कहा था कि ये देखकर खुश थे कि अभी भी दिलीप कुमार के प्रशंसक हैं जो उनकी नई फिल्म को देखने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। दरअसल राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को शक्ति का श्रेय देना नहीं चाहते थे। अगली बहुसितारा फिल्म जिसके साथ राजेश खन्ना जुड़े वो थी धर्मकांटा, साल 1982 की। सुल्तान अहमद द्वारा निर्देशित ये फिल्म डाकू प्रधान फिल्मों के आम तामझाम से नहीं बच पाई। बेहद भड़कीली और नाटकीय और प्रतिशोध से लेकर खो गए, मिल गए, बहुत से विषयों के गड्ढमड्ढ हो जाने से ग्रस्त थी। आम चलन से हटकर नौशाद के संगीत में राजेश खन्ना की आवाज के लिए किशोर कुमार का कोई नगमा नहीं था और फिल्म की तरह ही संगीत का भी कोई खास सफलता नहीं मिली। धर्मकांटा में जो चीज याद रखने लायक है वो है राजकुमार राजेश खन्ना की अदाकारी, जिसमें दोनों ने संवाद अदा करने में एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश की। दोनों अदाकारों में नाटकीयता की पैदाइशी हुनर है और लेकिन राजकुमार में शूटिंग के बाद भी किरदार में रहने की काबिलियत थी। वो सच में अपने पर ध्यान केंद्रित होने से पहले सबके शॉट खत्म हो जाने पर जोर देते, खासकर जूनियर कलाकारों के। राजेश खन्ना के भक्तों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि राजकुमार जिन जूनियर कलाकारों की बात करते थे वो अक्सर सुपरस्टार राजेश खन्ना और जितेंद्र थे। और ऐसा कहने के पीछे वो बाद में मजाक में एक तर्क भी देते थे कि भाई जूनियर यानी कि हम उनसे सीनियर हैं, हम इंडस्ट्री में पहले आए हैं, हम सीनियर वो जूनियर, लेकिन समझने वाले उसको समझ लेते थे। और ये राजकुमार की खासियत थी, ये उनके मजाक करने का तरीका था। बड़े पैमाने पर बनी बहुसितारा फिल्मों के साथ राजेश खन्ना 2 एक छोटी फिल्में भी कर पाने में सफल हुए। कामयाब तमिल फिल्म इलामे उजल आदुरी की रथ और का जो रीमेक था दिले नादान, जो एक ही औरत को प्रेम करने वाले 2 दोस्तों की कहानी है। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ी नाटकीय तकरार में हिस्सा उसमें लिया और कुछ विशेष भूमिकाएं भी की, जैसे डिस्को डांसर जिसमें उन्होंने जिमी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के गुरु का किरदार निभाया। अंदाज में जिंदगी एक सफर है सुहाना की तरह डिस्को डांसर ने उन्हें एक हिट गाना भी मिला। गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की सुरेश वाडेकर ने गाया था और उस फिल्म में अपनी मौजूदगी को न भूलने लायक बना दिया। चाहे धर्मकांटा के बाद वो 2 सितारा फिल्मों का हिस्सा तो बने, फिर भी कुछ वक्त के लिए बहु सितारा फिल्मों से अलग रहे। वो इस किस्म की फिल्मों से उसी तरह अचानक दूर हो गए जिस तरह उससे जुड़े थे
और अपनी अगली मल्टी स्टारर के आने से पहले वाले 6 सालों के दौरान वो इतने बड़े धमाके के साथ वापस आए कि सबने सजग होकर ध्यान दे दिया कि अरे राजेश खन्ना कहीं गए नहीं, राजेश खन्ना तो यही है। सुपरस्टार कहीं नहीं जाता, सुपरस्टार हमेशा सुपरस्टार होता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।